बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर हम लोगों ने एक नए सिस्टम को स्टडी किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, विच इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट था कार्ल वॉइस। इसने क्या किया था, सारे के सारे जानदारों को 3 बड़े किंगडम के 3 बड़े डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया था। वन इज कॉल्ड एज द डोमेन आर्किया, अदर वन इज कॉल्ड एज द डोमेन बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द डोमेन यूकैरिया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डोमेन आर्किया को कंप्लीटली स्टडी किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डोमेन बैक्टीरिया, उसके आगे पास जनरल प्रॉपर्टीज और डोमेन यूकैरिया की बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो आज का हमारा टॉपिक है डोमेन बैक्टीरिया, यानी कि हम लोग देखेंगे डोमेन बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से जानदार होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन बैक्टीरिया की बात करूं तो पहले हमारे पास जो सिस्टम पाया जाता है, जो तुम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो, इट इज कॉल्ड एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो डोमेन बैक्टीरिया का ग्रुप था, ये आगे पास किस किंगडम के अंदर पाया था, इट इंक्लूड इन द किंगडम मोनरा। यानी कि रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उनमें से जो किंगडम मोनरा था, ये आगे पास जो डोमेन था बैक्टीरिया का, वो किसमें पाया था, डोमेन किंगडम मोनरा के अंदर पाया जाता था। लेकिन कार्ल वॉइस ने बाद में आगे किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया को दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी कि किंगडम मोनरा से दोनों ग्रुप को आगे पास सेपरेट उठा के डोमेन बना दिया था। अगर मैं आगे पास डोमेन बैक्टीरिया की बात करें तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया कह रहे होते हैं, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हकीकत में बैक्टीरिया वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं, हकीकत में प्रोकैरियोट्स होते हैं और सारे के सारे आगे पास प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं प्रोकैरियोट जैसी। और अगर मैं इसके आगे पास जानदारों की बात करूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आगे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें पाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। ये हम लोगों ने बात प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी की थी कि डोमेन आर्किया हो या डोमेन बैक्टीरिया हो, इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जानदार क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। आइए हम लोग इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और कुछ इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो ना तो आगे पास डोमेन यूकैरिया के अंदर पाई जाती है, ना तो डोमेन आर्किया के अंदर पाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली किनकी होती है, डोमेन बैक्टीरिया की होती है। और कुछ क्या होती है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है, जो इनकी कुछ डोमेन आर्किया से मेरी होती है, कुछ डोमेन यूकैरिया से मेरी होती है। तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया को तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले वो लिख रहा है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रहा है सेल स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल के स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 2 प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, 2 तरह के सेल होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल, अदर वन इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती, यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। और इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाके भी आगे पास स्टडी करेंगे, कि इनके पास जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है वो इनके अंदर प्रेजेंस नहीं होती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी की सारी इतनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती। तो सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर ना तो कोई प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। अगली हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगली आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल कंपोजिशन, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है उसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह की होती है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। याद रखना पेप्टाइड का वर्ड रिलेट कर रहा होता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से, और ग्लाइकन का वर्ड हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन, जब अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल मिलकर जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अगर इसके बरक्स में आर्किया की बात करें तो डोमेन आर्किया किससे मिलकर बनी होती थी, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड से। और डोमेन यूकैरिया के अंदर जिनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज के अंदर, सेलुलोज से। और जो फंजाई थे उनकी किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो आपके पास डोमेन बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर
बनी हुई होती है। अगर मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल किस तरह का होता है। तो याद रखना इनका अगर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम विच कंटेन ओनली एंड ओनली डीएनए। अगर मैं इसके क्रोमोसोम की बात करता हूं तो याद रखना इट हैज ओनली वन क्रोमोसोम, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, और इसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। जैसे आपको ये बैक्टीरिया ड्रा किया हुआ है और बैक्टीरिया के सेंटर में आप देख भी सकते हो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर सिंगल क्रोमोसोम दिखाया गया, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया यानी कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये कहां पे पाया जाता है, इट प्रेजेंस इन द न्यूक्लियोइड। व्हाट इज द न्यूक्लियोइड, हम लोगों ने अभी बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो होता क्या है, जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है सेंट्रल पोजीशन के अंदर, हम लोग उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। और इसका जो क्रोमोसोम होता है इसकी नेचर होती है इट कंटेन ओनली एंड ओनली डीएनए। अगर इसके बरक्स में डोमेन जो कैरियर की बात करें तो डोमेन जो कैरियर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, डीएनए ही पाया जाता है। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया। आगे हमारे पास फोर्थ नंबर पे उसने लिखी हुई है प्लाज्मिड। व्हाट इज द प्लाज्मिड, इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल के अंदर बात की थी कि बैक्टीरिया के सेंटर में क्या होता है, एक यानी कि सिंगल सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया में होता क्या है कि इस क्रोमोसोम के अलावा भी एक और सर्कुलर फॉर्म के अंदर डीएनए पाया जाता है, एंड दिस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर भी कार्य होते हैं। और कैसे कार्य होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। अगर मैं प्लाज्मिड के फंक्शन की बात करूं कि जिन बैक्टीरिया के अंदर पाया था वहां पे ये क्या रोल प्ले कार्य होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी आगे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे होता क्या है, कुछ बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया के अंदर शो होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर जिसके जरिए वो क्या करता है, जितनी भी ड्रग्स होती है उसको किल करने के लिए उसके लिए रिकॉवर्ड शो कर रहा होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे आ रही होती है, बाय द हेल्प ऑफ द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देता है, यानी कि डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है। नंबर 5 पे उसने प्रॉपर्टी का जिक्र किया हुआ है रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जानवर अपनी तादाद को या नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी तादाद में इजाफा करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के मेथड की बात करूं, देयर आर टू मेजर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, वन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखना जितने भी डोमेन बैक्टीरिया होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है बाय द बाइनरी फिशन। अगर मैं बाइनरी फिशन की बात करूं, जो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा, तो बाइनरी का वर्ड होता है दो, यानी कि बाइनरी हम लोग कह रहे होते हैं 2 यानी कि 2 को, फिशन का मतलब होता है कट जाना, यानी कि एक सेल का डिवाइड होकर 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इट इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिशन। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बाइनरी फिशन, यानी कि एक सेल का 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाने के प्रोसेस को आप लोग कहते हैं बाइनरी फिशन कह रहे होते हो। अगर मैं आगे न्यूट्रिशनल मोड की बात करूं 6 नंबर पे, तो 6 नंबर उसने न्यूट्रिशनल मोड की बात की हुई है। तो याद रखना हम लोगों ने 2 बड़े मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हुए हैं, वन इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रोफ, अदर वन इज कॉल्ड एज द हेटरोट्रोफ। और बैक्टीरिया के अंदर दोनों के दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इनमें से कुछ क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हेटरोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, हेटरोट्रोफ क्या होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, और हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऑटोट्रोफ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए आपकी बुक ऑटोट्रोफ का दूसरा नाम लिख रही है सेल्फ फीडिंग, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। दूसरे नंबर हमारे पास नाम है हेटरोट्रोफ। हेटरोट्रोफ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं कर सकते, बल्कि किसी ऑटोट्रोफ से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है डीकंपोजर्स, ऐसे सारे के सारे बैक्टीरिया जो किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक करके वहां से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द डीकंपोजर्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रोफ भी पाए जाते हैं और हेटरोट्रोफ भी पाए जाते हैं।
तो नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज का बात कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी क्या होता है। इट इज द एक्सटर्नल शेप, यानी कि हमें दिखने में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल शेप किस तरह की नजर आ रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से कोकाई हो सकते हैं, बेसिलाई हो सकते हैं, स्पाइरुला हो सकता है, विब्रियोइस हो सकते हैं। व्हाट इज दिस? दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। अगर मैं कोकाई की बात करूं तो कोकाई हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज द स्फेरिकल शेप, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के अंदर होता है, इट इज कॉल्ड एज द कोकाई। बेसिलाई हम लोग ऐसी शेप को कह रहे होते हैं विच इज कॉल्ड एज द रॉड शेप, कुछ यूं, दिस इज द रॉड शेप। तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उसे हम लोग कह रहे होते हैं बेसिलाई कह रहे होते हैं। स्पाइरुला हम लोग कह रहे होते हैं स्पाइरल शेप को, स्प्रिंग लाइक शेप को, कुछ यूं, दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइरुला। और विब्रियो हम लोग कह रहे होते हैं कोमा शेप। तो हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी होती है डोमेन बैक्टीरिया की वेरी वर्सेटाइल होती है, यानी कि डिफरेंट शेप्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ कोकाई होते हैं यानी कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ बेसिलाई होते हैं यानी कि आपके पास रॉड शेप होते हैं, कुछ स्पाइरुला होते हैं स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ विब्रियो यानी कि कोमा शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नंबर 8 में बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, यानी कि शेप तो हम लोगों ने देख ली, या तो स्फेरिकल होगी, रॉड शेप होगी, स्पाइरल होगी, या कोमा शेप होगी। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ किस तरह अरेंज होता है। तो इनकी डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट होती है। आपकी बुक लिखती है आपके पास या तो पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, या तो चेन की फॉर्म के अंदर होते हैं, या तो क्लस्टर की फॉर्म के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस इज द कोकाई, और इसके साथ क्या एक और कोकाई मिला, और ये क्या करते हैं पेयर की शक्ल में रह रहे होते हैं। दिस पेयर ऑफ कोकाई इज कॉल्ड एज द डिप्लो कोकाई। तो अरेंजमेंट क्या होती है, जो कोकाई होते हैं आपके पास कोई बैक्टीरिया होती है पेयर की शक्ल में, यानी कि दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर भी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द एग्जांपल ऑफ द डिप्लो कोकाई। दूसरा क्या होती है चेन की शक्ल में। चेन क्या होती है, आपके पास ये कोकाई है और ये कोकाई आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, आपके पास एक चेन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि द चेन ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टो। तो ये किस तरह पाए जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्रेप्स का गुच्छा देखा होगा, क्लस्टर देखा होगा, तो उस तरह के जो शेप होते हैं उससे हम लोग कह रहे होते हैं क्लस्टर कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोकाई, और कोकाई क्या करते हैं आपके पास डिफरेंट क्लस्टर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, एंड दिस क्लस्टर ऑफ कोकाई इज कॉल्ड एज अ स्टेफिलोकोकाई। तो हमारे पास ये चेन की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, पेयर की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, और क्लस्टर की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। नंबर 9 पे वो बात कर रहा है फ्लैजिला की। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं, व्हाट इज द फ्लैजिला? इट इज द विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर द मूवमेंट। अगर बैक्टीरिया को देखो तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके पास नजर आ रहा होगा, इट इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कर रहा होता है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए एबिलिटी दे रहा होता है। तो याद रखना जितने बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया में कम से कम एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला लाजमी होता है, जो क्या करता है उनको मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन ज्यादातर के आगे पास फ्लैजिला लाजमी होता है। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कंटेन वन और मोर देन वन फ्लैजिला विच इज द विप-लाइक स्ट्रक्चर फॉर द मूवमेंट। नंबर 10 पे बात कर रहे हैं पिलाई एंड फिम्ब्रियोई। अगर मैं पिलाई और फिम्ब्रियोई की बात करूं, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो क्या करते हैं, उनके अंदर रोल प्ले कार्य होते हैं अटैचमेंट और आगे पास ट्रांसमिशन ऑफ द जीनोम के लिए। तो ये क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जैसे बाल होते हैं जिस्म के ऊपर, इस तरह आगे पास स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनका फंक्शन क्या हो जाता है, टू फंक्शन ऑफ देम, वन इज कॉल्ड एज द अटैचमेंट, अदर वन इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज ऑफ जीनोम। यानी कि बैक्टीरिया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, किसी भी आगे पास जगह पे है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ, मटेरियल के साथ अटैचमेंट के लिए उसके पास क्या होते हैं, फिम्ब्रियोई होते हैं। और एक्सचेंज ऑफ जीनोम, यानी कि एक बैक्टीरिया ने अगर किसी दूसरे बैक्टीरिया में जीनोम ट्रांसफर करना है या प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्जुगेशन, तो उस ट्रांसफर के लिए उनके पास क्या होते हैं, पिलाई होते हैं। यानी कि फिम्ब्रियोई क्या करता है, अटैचमेंट परफॉर्म करवा रहा होता है, पिलाई क्या करता है, आगे पास एक्सचेंज करवा रहा होता है जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो क्लास नंबर 11 पे है रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम लोग करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ताकि हम लोग उससे ऑक्सीजन हासिल कर सके, और बाद में एयर को बाहर निकालें ताकि हम लोग बॉडी में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सके। और जो ऑक्सीजन हम लोगों ने बॉडी के अंदर कैप्चर किया, उसको उसकी प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ताकि हम लोग उससे एनर्जी हासिल करें, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की बुनियाद में क्या होता है, बैक्टीरिया की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजिम,
एरोब्स का मतलब होता है ऐसे आगे पास कोई भी जानवर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे सारे के सारे बैक्टीरिया जिनको सरवाइव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी होती है, इट इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट एरोब्स। यानी कि वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सरवाइव नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरी हमारे पास होती है ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते अपनी रेस्पिरेशन के लिए, आगे पास ग्रोथ के लिए। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स वो सारे के सारे बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट एनारोब्स। थर्ड हमारे पास टाइप होती है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब होता है हमारे पास कंप्रोमाइज करने वाला। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे सारे के सारे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मिले तो एरोबिक रेस्पिरेशन आगे पास कर लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हो तब भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन हो तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि बहुत ज्यादा कम। माइक्रो इज अ स्मॉल। एरो का मतलब होता है एयर, यानी कि हम लोग इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया जिनको सरवाइव करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, इट इज कॉल्ड एज द माइक्रो एरोफाइल्स। और कुछ क्या करते हैं? फर्मेंटेशन शो कर होता है। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं उससे एथेनॉल बना रहे होते हैं, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर ऑब्लिगेट एरोब भी हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स भी हो सकते हैं, और फर्मेंटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 12 पे वो कहता है एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल नाम से होगा, फाइल का मतलब होता है लव, यानी कि किसी चीज से आगे पास लव करने वाला है। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत शिद्दत पसंद इन्वायरमेंट। तो ऐसे सारे के सारे जानवर जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, इसका एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल की प्रॉपर्टीज पाई जाती है किन के अंदर? डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि डोमेन बैक्टीरिया के जो जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। कैसे कैसे एक्सट्रीम के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, एग्जांपल दी होगी। इनमें से कुछ क्या होते हैं? थर्मोफाइल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? एसिडोफाइल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हेलोफाइल होते हैं। नाम से रोड़ा फाइल कहते हैं लव को, थर्मो आगे पास हीट, यानी कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो हीट वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द थर्मोफाइल, यानी कि हॉट इन्वायरमेंट पे रहने वाले। हेलो हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट को कह रहे होते हैं जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे सारे के सारे जानवर या सारे के सारे बैक्टीरिया जो कि साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर रहना चाहते हैं, इस कॉल्ड एज द हेलोफाइल। और लास्ट में होता है एसिडोफाइल। तो एसिडोफाइल वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर रहना पसंद कर रहे होते हैं। तो क्लास अब हम लोग नंबर 13 प्रॉपर्टीज देखते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी हम लोग कह रहे होते हैं ऐसी आगे पास एबिलिटी जिसके जरिए कोई भी आगे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करवा रहा होता है। तो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द पैथोजेनिसिटी। और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो आगे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिसिटी रखते हैं, यानी कि क्या करते हैं? डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। कहां पे? प्लांट्स में, एनिमल्स में, और आगे पास फंजाई के अंदर भी। और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं किसी भी दूसरे जानदार पे। तो पैथोजेनिसिटी क्या होती है? इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। नंबर 14 पे और लास्ट प्रॉपर्टी लिख रहा है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो जानदार जो कि डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, वो दोनों क्या करते हैं? मिलजुल कर लिव टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द सिम्बियोसिस। आपकी बुक बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोसिस की दो टाइप का जिक्र करा जो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा। वन इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म, अदर वन इज कॉल्ड एज द कोमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की ऐसी टाइप होती है जिसमें रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या होता है? बेनिफिट हो रहा होता है। तो ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसमें पाए जाने वाले दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म। तो क्लास नेक्स्ट है हमारे पास कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसमें पाए जाने वाले दोनों ऑर्गेनिज्म में से एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना उसे कोई नुकसान हो रहा होता है। तो बैक्टीरिया जो डोमेन बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं? सिम्बियोसिस की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे होते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है मेजर ग्रुप्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं हम लोग करते हैं उसको बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो आपकी बुक ने 7 ग्रुप्स लिखे हुए हैं और इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो आप लोगों ने सारे के सारे ग्रुप्स के नाम याद करने, उनकी एग्जांपल्स को याद करना, या एमसीक्यूज की शक्ल में आपके पास आ सकते हैं। तो कुछ लिखा हुआ प्रोटियोबैक्टीरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई लिखा हुआ है, सर्शिया कोलाई, राइजोबियम लिखा हुआ है, हेलिको
बैक्टर पेलोराई लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने कैटेगरी का नाम याद करना है, उसके एग्जांपल्स को याद करना होता है। जैसे फिर्मिक्यूट्स लिखा हुआ है, एक्टिनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, एसिडोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, सियानोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, ईटीसी वगैरह। तो आप लोगों ने सारे ग्रुप्स के नाम याद करने हैं, उनके एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखी हुई है आप लोगों ने सबको स्टडी करना है। अगर हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर लास्ट डोमेन आया था व्हिच इज कॉल्ड एज द डोमेन यूकैरिया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि 1990 के अंदर कार्ल वंश ने क्या किया था, सारे जानदार को 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया था। जो प्रोकैरियोट थे उनके लिए 2 डोमेन बनाए थे, वन इज कॉल्ड एज द डोमेन आर्किया, अदर वन इज कॉल्ड एज द डोमेन बैक्टीरिया। और जितने भी यूकैरियोट थे उन सबको मिला के एक डोमेन बनाया था व्हिच इज कॉल्ड एज द डोमेन यूकैरिया। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि डोमेन यूकैरिया के अंदर जितने भी जानदार पाए जाएंगे सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ रिलेट करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम थे। किंगडम मोना के अलावा बाकी जितने 4 किंगडम बचते हैं चारों के चारों क्या होते हैं, डोमेन यूकैरिया के अंदर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो चारों के चारों किंगडम क्या होते हैं, डोमेन यूकैरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग आगे जाके इसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। क्लास आगे हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखनी है किसकी, डोमेन यूकैरिया की। यानी कि डोमेन यूकैरिया के आगे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आगे पर आपकी बुक ने 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। सबसे पहले नंबर पे लिखता है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो याद रखना चूंकि डोमेन यूकैरिया के अंदर सारे के सारे यूकैरियोट पाए जाते हैं तो इसीलिए इनके पास सेल भी ऐसा होगा व्हिच इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पता था कि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है व्हिच हैज द प्रॉपर न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्रॉपर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर न्यूक्लियस। और जिस सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। यानी कि यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। और हम लोगों ने डिफरेंस के अंदर ये भी पता था कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। और इसके अलावा क्या होता है, इसके पास साइटोस्केलेटन भी होता है। हम लोग सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर के अंदर जाके साइटोस्केलेटन को तफसील के साथ स्टडी करेंगे। याद रखना साइटोस्केलेटन क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर इन द सेल विच सपोर्ट द सेल। तो सेल को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, ईटीसी। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वगैरह वगैरह। तो सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस वगैरह वगैरह पाए जाते हैं, और साइटोस्केलेटन पाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, सेल को सपोर्ट दे सके। नंबर 2 पे बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की। क्लास याद रखना जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर बात की, इनके पास क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसी तरह आगे पास डोमेन बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और हर स्पीशीज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम की एक शेप आपके सामने ड्रा भी की हुई है। लेकिन अगर मैं डोमेन यूकैरिया के अंदर पाए जाने वाले क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम की बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सी होती है, एक स्पेशल टाइप की, व्हिच इज कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन। हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया के अंदर पता है उसका क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से। लेकिन डोमेन यूकैरिया का जो क्रोमोसोम होता है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लास्ट पे हम लोग बात करते हैं नंबर 3 पे, इट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है। यानी कि किसी भी जानदार का अपनी तादाद में इजाफा करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। इसके 2 तरह के मेथड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं डोमेन आर्किया की बात करूं या डोमेन बैक्टीरिया की बात करूं, दोनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। लेकिन डोमेन यूकैरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ द मियोसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ द माइटोसिस। अब जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और गमीटोजेनेसिस होती है, जिसके रिजल्ट में होता क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही होती है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा होगा 2 तरह के गमीट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द मेल गमीट, अदर वन इज कॉल्ड एज द फीमेल गमीट। यानी कि मेल गमीट इज द स्पर्म एंड फीमेल गमीट इज द एग। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, दिस फ्यूजन ऑफ गमीट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। और दोनों फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे बेबी की डेवलपमेंट कर रहा होता है। इसकी वजह से होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही होती है,
यानी कि आने वाली जो जनरेशन होती है उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। यानी कि जो न्यू आने वाली जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट्स की निस्बत अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टीज रखती होती है, यानी कि उनके साथ हूबहू मैच नहीं होती, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज उनके मैच आउट कारी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी न्यू होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि माइटोसिस के जरिए होती है, इसके अंदर जितनी भी जनरेशन प्रोड्यूस होती है सारे के सारे क्या होती है, आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सारे के सारे अपने पेरेंट्स से हूबहू होंगे, यानी कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन इन द डोमेन यूकैरिया। फोर्थ नंबर में हमारे पास कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन आर्किया की बात करें या डोमेन बैक्टीरिया की बात करें, दोनों के अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, लेकिन डोमेन यूकैरिया के अंदर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। यानी कि सेल ऑर्गेनाइज होकर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। और जो कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसके अंदर पाई जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इनके अंदर होता क्या, जो सेल होते हैं सेल मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा होगा, सेल एक जैसे सेल मिलके एक जैसा काम परफॉर्म करने टिश्यू हो जाता है, आगे पास टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन क्या मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। तो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनटू द टिश्यू एंड ऑर्गन इज सीन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द डोमेन यूकैरिया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह रहे होते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुई थी। एवोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पीशी के अंदर चेंजिंग आते 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 वक्त गुजरते गुजरते वो क्या करते हैं, किसी और स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एक स्पीशी का वक्त गुजरते गुजरते इतना चेंज आना कि किसी और स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है, रिलेशनशिप होता है, हमें कौन एक्सप्लेन कर रहा होता है, एंडो सिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस ये कहते हैं कि एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल था, यानी कि होस्ट सेल था, जिसको आगे बुक लिख दिया। इसने क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल के आगे पास कुछ सेल्स को ईट किया, इंगल्फ किया, और इंगल्फ करने के बाद उसने अपनी बॉडी के अंदर उसको स्टेबलाइज किया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, कुछ आगे पास सियानोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक पूरी प्रोसेस है जो कि हम लोग एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो एंडोसिम्बियोसिस के रिजल्ट में कहता है कि एक होस्ट सेल उसने क्या किया, इंगल्फ किया प्रोकैरियोटिक सेल को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होकर उसने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल को डेवलप कर दिया। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया को पढ़ा था, डोमेन यूकैरिया को पढ़ा, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।